यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 20 आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाना है, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट, चाहे हम लोग टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल रहा हो, वो सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। साथ ही आपका 40 डेज़ का लाइव बेस जो है क्रैश कोर्स जो हम लोग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का, वो भी यहाँ पर आ चुका है। उस कोर्स के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, प्लस इसके अंदर आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा। ओके, और कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आपने यूनिट नंबर 20 के अंदर देखा है, जो कि हमारी इन्वायरमेंटल एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री है। जस्ट कि इसमें जो दैनिक जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो जो कि हमारी केमिस्ट्री से कनेक्टेड है, रसायन विज्ञान से कनेक्टेड है। तो इस सिलेबस में आपको सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो बेसिक आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है इस चीज़ का। मतलब बेसिक जितने भी क्वेश्चन जो आप जनरल साइंस में पढ़ते हो वो आपके इस टॉपिक का हिस्सा रहेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लाई गई है, जितने भी नियम लॉज कानून वगैरह हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री और फूड केमिस्ट्री। ये टॉपिक आपके लिए थोड़े से नए यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं औषधि रसायन विज्ञान के बारे में, यानी कि आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी ड्रग्स होती है, कौन सी बीमारी पर कौन सी ड्रग्स ली जाती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या लिमिटेशंस होती है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है ना। और इसके कई सारे एमसीक्यूज आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको ज़रूर से नोट्स करिएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर से आपको बनाने हैं, चाहे आपके पास ऑलरेडी नोट्स हो। ठीक है, फिर भी आप ज़रूर से एक बार इन चीज़ों को लिखिएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, जैसे फूड ब्रांच है ना, वैसे ही मेडिसिन भी एक ब्रांच है। सो औषधियों के रासायनिक गुणों, उनकी क्रियाविधि और शरीर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। जैसे कोई भी आप औषधि ले रहे हो, कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, वो कैसे काम करेगी, ठीक है, शरीर पर कैसे प्रभाव डालेगी, ये सारी चीज़ें पता चलती है हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार जरूर से चेक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को। सबसे पहले देखिए औषधि और उसका वर्गीकरण यदि यहाँ पर चेक किया जाए तो औषधि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर की जैविक क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शरीर के अंदर होती है उसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। किस तरीके से औषधियों को बांटा गया है, क्रिया तंत्र के आधार पर बांटा गया है, रासायनिक संरचना के आधार पर और बीमारी के आधार पर। क्रिया तंत्र क्या होता है, बेसिकली वो शरीर में कैसे काम करेगी। एनाल्जेसिक हो सकती है, एंटीबायोटिक हो सकती है, एंटासिड्स हो सकती है, ट्रैंक्विलाइजर हो सकती है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा हो गया केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, एल्केलाइट्स हो सकते हैं, सल्फोनामाइड्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स यहाँ पर हो सकते हैं। बीमारी के आधार पर कि कैसी बीमारी है, एंटीवायरल है, बैक्टीरियल बीमारी है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, कैंसर है तो एंटी कैंसर मेडिसिन, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल मेडिसिन। तो इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो अपन को मेन तो क्या करना है, सारे नाम याद करने और कौन सी औषधि क्या काम करती है वो चीज़ हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब एक टेबल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसके आगे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ एनाल्जेसिक मेडिसिन लेकर आइए, मतलब क्या दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा होगा, है ना, पेन हो रहा होगा तभी आपसे एनाल्जेसिक मेडिसिन मंगवाई गई है। सो एनाल्जेसिक मेडिसिन जो होती है ये क्या होती है, दर्द निवारक होती है। एग्जाम्पल आप किस किस का ले सकते हो, जैसे आप मार्केट में या मेडिकल पर जाओगे, केमिस्ट से आप मांगोगे क्या, एस्पिरिन देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो एस्पिरिन आप ले लोगे। पैरासीटामोल आप यहाँ पर ले लोगे पेन किलर में। ठीक है, तो एनाल्जेसिक क्या करती है, दर्द निवारक होती है, दर्द को खत्म करती है। दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स, बायो से आप समझ लो बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, खुद ही फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए फंगस से ही बनाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए फंगस से इसका निर्माण किया जाता है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, इसका तो पूरा हिस्ट्री है। ठीक है, तो पेनिसिलिन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पर हो सकता है। ये दोनों कैसी है, ये दोनों ही हमारी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है।
ठीक है, चलो हमको यहाँ तक क्लियर हो गई, 2 मेडिसिन आपने नाम सुने हुए ही हैं, है ना। तीसरा देखिए एंटासिड्स यहाँ पर होती है। एंटासिड्स कौन होती है? जो हमारे शरीर की एसिडिटी को कम करती है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो होगा ट्रैंक्विलाइजर होती है, जो कि तनाव और अवसाद, स्ट्रेस को कम करने के लिए इस प्रकार की मेडिसिन को लिया जाता है, जिसमें आप डाइजेपाम ले सकते हो, एल्प्राजोलम यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन होती है। हिस्टामाइन तो हमने पढ़ा ही था। हिस्टामाइन क्या करता है? एलर्जी को कम करता है, एलर्जी को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसमें रेनिटिडिन आप ले सकते हो, सिरिटिजिन आप यहाँ पर ले सकते हो। ये सब क्या होती है? एंटी हिस्टामाइन होती है। अगर आपके शरीर को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो रही है पेट एनिमल वगैरह से, तो ये उसको आपके बॉडी से हिस्टामाइन हार्मोन को रिलीज करेगी, ताकि आपको जो है एलर्जी के बारे में पता चले कि आपकी बॉडी किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो चुका है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो आपकी बॉडी हिस्टामाइन हार्मोन को रिलीज करती है। तो फिर आप कौन सी मेडिसिन लोगे? एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन यहाँ पर लोगे, ताकि जो भी इन्फेक्शन वगैरह आपको हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके। फिर आपका आता है एंटीसेप्टिक। ये बैक्टीरिया के विकास को रोकती है, जिसमें आप डेटोल नॉर्मल जो यूज़ करते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप यूज़ कर सकते हो। एंटी फंगल, जो फंगल संक्रमण को यहाँ पर रोकती है, जैसे नाखून वगैरह में आपने लगते हुए देखा होगा, एथलीट फुट रोग आपने देखा होगा, तो वो सब क्या होते हैं? फंगल इन्फेक्शन होते हैं। उनको रोकने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन यहाँ पर ली जाती है, जिसमें आप क्लोट्रीमाजोल को ले सकते हो। ठीक है, ये आपके किसके अंदर आती है? एंटी फंगल के अंदर आती है। चलिए, तो एक बार से आप ये सारे नाम चेक कर लीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वॉइस में इको तो नहीं हो रहा, एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है तो। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। औषधियों की जो क्रिया विधि होती है वो किस पर आधारित होती है? सबसे पहला होता है एंजाइम एनहिबिटर, यहाँ पर होता है। तो बेसिकली एंजाइम एनहिबिटर होता है, ये क्या करता है? कुछ औषधियाँ एंजाइम को रोककर यहाँ पर कार्य करती है। मतलब ये क्या करेगी? हमारी बॉडी से जो एंजाइम प्रोड्यूस होंगे उनको रोकेगी, उनको इनहिबिट करेगी और उसके ऊपर क्या करेगी? कार्य करेगी। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंजाइम इनहिबिटर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। दूसरी जो मेडिसिन होगी वो होगी आपकी रिसेप्टर इंट्रैक्शन। अब ये रिसेप्टर इंट्रैक्शन मेडिसिन क्या होती है? तो कुछ दवाएं कोशिका के रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर यहाँ पर कार्य करती है। क्या कहा गया है? कुछ दवाएं जो है कोशिका का जो रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर प्रोटीन, उससे जुड़ेगी और फिर उस पर कार्य करेगी। इसे बोला जाता है रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब जो रिसीवर होगा, रिसेप्टर होगा, उससे ये इंटरेक्ट करेगी, मतलब डायरेक्टली जहाँ पर भी दिक्कत है उस सेल के साथ ये इंटरेक्ट करेगी और उस बीमारी को क्या कर देगी? एंड कर देगी। ठीक है, तीसरी वाली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारी हार्मोनल कंट्रोलर। ठीक है, हार्मोनल नियंत्रण, दैट मीन्स ये हमारी बॉडी से निकलने वाले हार्मोन को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। तो कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं और कुछ हार्मोन आधारित दवाएं होती है जो कि शरीर की हार्मोनल क्रियाओं को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये औषधियों की क्रियाविधि हो गई, एक्शन के आधार पर ये ऐसे कार्य कर सकती है। दूसरा आप देख सकते हैं नशा, और अगर आप बात कर रहे हैं दवा और नशा की, यानी कि ड्रग्स और एडिक्शन की, तो कुछ दवाएं जिसमें आप मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन को ले सकते हो। इनका क्या होता है? जल्दी एडिक्शन लग जाता है। ठीक है, दवा का सही उपयोग आवश्यक है, यदि अधिक मात्रा में लिए जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर इसका हो सकता है। ओके, चलिए अब क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो सिंपल सी चीज़ें तो आपको पता ही है ना। डेली हम लोग इनके बोल सकते हैं ना कि डेली हम लोग इनके संपर्क में रहते हैं मेडिसिन के, तो नॉर्मल चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आप देखें। ठीक है, सबसे पहला क्या हो सकता है? ओवरडोज। किसी भी दवा का ओवरडोज होना, टॉक्सिक, जहरीला यहाँ पर हो सकता है, शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरा रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई भी मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन लेना, है ना, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। जैसे अगर सर्दी हो रही तो उसके साथ कौन सी मेडिसिन प्रेफर की जाती है, ये डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल डॉक्टर जो सर्दी की मेडिसिन देते हैं उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, कुछ इस तरीके से मेडिसिन बनाकर देते हैं। कोई बहुत हैवी मेडिसिन होती है तो शरीर को एसिडिटी ना हो उसके लिए भी वो मेडिसिन देते हैं। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर मेडिसिन लेनी चाहिए। लंबे समय तक अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है
उसके प्रति फिर क्या हो जाएगी, बोल सकते हैं कि फिर उस वो मेडिसिन हमारी बॉडी पर असर नहीं करेगी। ठीक है, तो कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो आप ये भी ले सकते हो कि कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह आप ले रहे हो और लंबे समय तक आप उपयोग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आपकी बॉडी के कुछ जो शरीर के पार्ट्स होते हैं उनको वो नुकसान पहुंचाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मल दुष्प्रभाव जो नॉर्मल आप देख सकते हो कि कॉमन कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें नोशिया, मतली आना, सिर दर्द, एलर्जी, रक्तचाप में बदलाव होना, किडनी एंड लीवर डैमेज होना, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या गाइडलाइन दी गई है। एक तो डॉक्टर की सलाह में ही यहाँ पर मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना। डोसेस का पर्याप्त मात्रा में आप पालन करें, जो भी डोज डॉक्टर के द्वारा दी गए हैं, और दवा लेने से पहले उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको आप ज़रूर से चेक कर ले। ठीक है, ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती है। अब एंटीबायोटिक्स जो आप लेते हैं और उनके प्रतिरोध, ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, सो इसको ध्यान से सुनिएगा। एंटीबायोटिक्स वे दवाएं होती है जो बैक्टीरिया को मारती है ना। बायो से आप समझ जाओ कि ये क्या है, बैक्टीरियल है। ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दी जाती है या फिर उनके विकास को रोकती है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित हो जाता है। अब क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो बेसिकली अगर आप कोई मेडिसिन आप कंटिन्यूस यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि आपने शुगर वगैरह के केस में देखा होगा कि वो मतलब अगर एक बार शुगर हो जाती तो कई लंबे समय तक वो मेडिसिन चलती है, बट कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि उस मेडिसिन का प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करके आपकी मेडिसिन बदल देता है। ठीक है, तो हमारा शरीर भी यही करता है कि जब बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी यहाँ पर हो जाता है तो उस दवा का असर उस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पड़ता है। यदि आप कंटिन्यूस उस मेडिसिन के संपर्क में, कंटिन्यूस आप उस मेडिसिन को ले रहे, तो कुछ समय के पश्चात वो दवा क्या होती है, उस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करेगी। दैट मीन्स कि हमारे शरीर के ऊपर वो मेडिसिन फिर असर नहीं करती है ना। फिर ये गंभीर समस्या हो जाती है और उसका इलाज करना फिर थोड़ा सा डॉक्टर के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लिया, ओवर यूज़ कर लिया, बिना डॉक्टर की सलाह के ही आपने खुद से एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर लिया और आप लेना स्टार्ट कर दिए। दवा के कोर्स को पूरा किए बिना ही आपने बीच में छोड़ दिया, जैसे ये वाली सिचुएशन तो सभी के साथ है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फीवर हुआ है तो फीवर में डॉक्टर ने हमको मिनिमम, डॉक्टर जो है 5 डेज़ का मेडिसिन यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि 5 दिन तक लेनी है, और हम लोगों को थर्ड डे ऐसा लगता है कि चलो आज फीवर ठीक है तो बचे हुए 2 दिन के मेडिसिन हम लोग नहीं लेते। इवन हर कोई इंसान आई थिंक यही करता है। तो कभी भी कोर्स को बीच में इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, हमेशा उसको पूरा करना चाहिए। जितने भी दिन की मेडिसिन डॉक्टर ने प्रेफर करी है वो लेना होती है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं। एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंस से आप बचना चाहते हो तो केवल ज़रूरत होने पर ही आप इसका प्रयोग करें, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही आप लें, है ना। और हल्के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। अगर हल्का फुल्का बुखार है तो अवॉइड उसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं औषधियों के टाइप। यदि हम लोग देखें तो देखो, बायोसिंथेटिक औषधियाँ और उनका जो संश्लेषण है वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे उनको सिंथेसाइज यहाँ पर किया जाता है, तो 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले एक तो होती है नेचुरल, है ना, नेचुरल चीज़ों से हमने अपनी औषधि मेडिसिन को बनाया हुआ है। दूसरा सेमी सिंथेटिक हो सकता है, नेचुरल प्लस मैनमेड का कॉम्बो हो सकता है। और तीसरा होता है आपका कंप्लीटली सिंथेटिक। ठीक है, तो मेडिसिन बनाने के 3 तरीके यहाँ पर अवेलेबल है। एक होता है जो कि आपका कंप्लीटली नेचुरल होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल नेचुरल ड्रग्स कह सकते हैं। पेड़ पौधों से बन सकती है, फंगस से बन सकती है, बैक्टीरिया से ही बन सकती है। ठीक है, तीनों तरीके नेचुरल हो गए। पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है, फफूंद से यहाँ पर मिलता है, तो वो नेचुरल हो गया। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होता है। दूसरा सेमी सिंथेसिस यहाँ पर होता है, दिट मीन्स प्राकृतिक दवाओं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आप एमोक्सिलिन को यहाँ पर ले सकते हो, ये थोड़ा सा पेनिसिलिन का मॉडिफिकेशन यहाँ पर है। तीसरा जो आ जाता है सिंथेटिक ड्रग्स, जो कि कम्प्लीटली लैब में बैठकर बनाया गया। एस्पिरिन को आप ले सकते हो, पैरासीटामोल को आप ले सकते हो, है ना। अब ये ज़्यादा स्थिर होती है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया या आप कंटिन्यूस इन मेडिसिन के संपर्क में हो तो फिर वो ये कि दुष्प्रभाव यहाँ पर रहते हैं, बॉडी को फिर ये हार्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब एक और तरीका होता है कि बॉडी में दवा को कैसे इंजेक्ट कराया जा सकता है ना, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो दवाओं को कैसे कैसे प्रवेश करवाया जा सकता है, ओरल तरीके से करवाया जा सकता है, जस्ट लाइक डायरेक्टली आप गोली, कैप्सूल, सिरप वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू लगाया जा सकता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसको फ्लो करवाया जा सकता है, जिसमें आप इंसुलिन को ले सकते हो, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। सांस के द्वारा, जैसे कि जितने भी अस्थमा का स्प्रे होता है
तो जितने भी सांस वाले अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको डायरेक्टली श्वास के द्वारा ही दवा जो है अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है, जैसे मेडिसिन में आप ले सकते हो सैल्बुटामोल करके, ठीक है। और स्किन के थ्रू भी दे सकते हो, स्किन के थ्रू जैसे आप एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाते हो, स्किन इन्फेक्शन है तो त्वचा के थ्रू भी हम लोग दवाई को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक दवा का प्रभाव उसके शरीर में प्रवेश के तरीके पर निर्भर करेगा कि उसने बॉडी के अंदर कैसे एंटर करा है। अगर डायरेक्टली वेन्स वगैरह में छोड़ा गया है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो तब होता है जब डायरेक्टली जो मेडिसिन है उसको डायरेक्टली मांसपेशियों के अंदर छोड़ा जाए। ये भी फिर इंजेक्शन लगाने के तरीके होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन भी कई अलग अलग तरीके से लगते हैं। एक तो स्किन में लगता है, डायरेक्टली आपकी डर्मिस जो स्किन होती है एपिडर्मिस उसके ऊपर लगता है, एक आपकी वेन्स के अंदर लगता है, एक थोड़ा सा आपका और अंदर जाते हुए डीपर मांसपेशी के अंदर जाकर लगता है। तो जो जितना ज़्यादा डीपर जा रहा है वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिएगा, फार्मास्यूटिकल में आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, क्या क्या नए नए तरीके आए हैं मेडिसिनल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला आ जाता है आपका नैनो मेडिसिन। नैनो मेडिसिन क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको रेडी किया गया। अब कैसे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि नैनो मेडिसिन मतलब नैनो पार्टिकल्स के द्वारा लक्षित दवा का वितरण किया गया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ड्रग्स बनाई है वो नैनो पार्टिकल्स के द्वारा बनाई है, ठीक है, उस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है बायोटेक ड्रग्स, जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा जो विकसित की जाती है दैट इज बायोटेक, ठीक है। तीसरा आ जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, व्यक्ति के डीएनए के आधार पर ही उसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उसी व्यक्ति के डीएनए के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, मेडिसिन को बना दिया गया, दैट इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग तरीके आप देख सकते हो, मॉडर्न ट्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलो ये बातें तो क्लियर है। अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ी है एक बार फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू उसका रिवीजन हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पढ़िए और आंसर करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू टेक द मेडिसिन। मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या नहीं है, डॉक्टर के निर्देशानुसार, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना अच्छी बात है। एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स लेना, सेवन के पहले समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट की जांच कर लेना, लेकिन लक्षण गायब होते ही दवा बंद कर देना, दैट इज रॉन्ग। अगर डॉक्टर ने 5 डे का कोर्स प्रेफर किया है तो आपको 5 दिन तक उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जब एंटीबायोटिक अपेक्षा से तेजी से काम करने लग जाए, जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाए, मतलब उनके ऊपर उस मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जब एंटीबायोटिक एलर्जी उत्पन्न करता हो, जब एंटीबायोटिक सिंथेटिक रसायनों से बनाई जाती हो, तो यस केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारी चीजें रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ड्रग। इसमें से नेचुरल ड्रग कौन सी हो सकती है, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन हो सकता है, पेनिसिलिन हो सकता है, एस्पिरिन हो सकता है। तो देखो पेनिसिलिन फंगस से यहाँ पर बनती है, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नेचुरल यहाँ पर हो जाएगी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दवा देने का तरीका नहीं है, दवा ओरल, इंजेक्शन के थ्रू, इनहेल के थ्रू मतलब श्वास के द्वारा, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो कोई तरीका नहीं होता है, वो तो अपना प्लांट वाला प्रोसेस है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सी प्रकार की दवा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा लैब में निर्मित करी जाती है, मतलब कंप्लीटली हम लोग सिंथेसाइज उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, या फिर हर्बल हो सकता है। डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका सिंथेटिक ड्रग, जो कि कंप्लीटली आपका मैनमेड यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हो, एस्पिरिन का यहाँ पर ले सकते हो, पैरासीटामोल का यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक प्रतिरोध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो कई सारे तरीके, ऑप्शंस देख लेते हैं। हर संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लेना, तो आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन असर ही नहीं करेगी। जैसे ही सुधार हो एंटीबायोटिक्स बंद कर देना, नहीं, पूरा कोर्स लेना है। निर्धारित एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा करना, यस। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना गलत है। तो ऑप्शन सिंपल है, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देखिएगा, लक्षित दवा वितरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, हर्बल दवा, कीमोथेरेपी, नैनो मेडिसिन या फिर होम्योपैथी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर नैनो मेडिसिन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत चिकित्सा यानी कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब क्या होता है? मतलब एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल मेडिसिन क्रिएट करी गई है बेस्ड ऑन देयर डीएनए, उसके डीएनए के बेसिस पर उसके लिए मेडिसिन रेडी करी गई है, उसको बोला जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सामान्य जनता गलत हो जाएगा, डीएनए आनुवंशिकी ठीक हो जाएगा, पारंपरिक हर्बल गलत हो जाएगा, जो दवाएं केवल थोड़े समय के लिए काम करती है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दवा का दुष्प्रभाव नहीं है? दवा के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट में आपको थोड़ा सा घबराहट होना, नोशिया मतली हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, एलर्जी हो सकती है, लेकिन बीमारी का सही इलाज होना, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। इसने पूछा है कि अस्थमा रोगियों के लिए दवा सेवन की कौन सी विधि उपयोगी है? तो अस्थमा रोगी हमेशा श्वास के थ्रू जो है अपनी दवा को इंटेक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा का प्रकार नहीं है? एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक होना, एंटीसेप्टिक होना, फोटोसिंथेटिक होना। तो फोटोसिंथेटिक टाइप नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी प्रकार की दवा दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है? आपकी बॉडी में कोई भी पेन हो रहा है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पेन किलर आप ले लो, और पेन किलर के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक, जो दर्द को क्या करती हो? कम यहाँ पर करती हो। ठीक है, बाकी नाम से ही समझ में आ रहा है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल को खत्म करने के लिए, पायरेटिक, पायरोमीटर आपको पता है जो सन की जो रेडिएशन है, गर्मी जो है उसको मेजर करता है, और बुखार में भी आपका शरीर गर्म हो जाता है, तो पायरो से आप याद रख सकते हो, ये बुखार को खत्म करने वाली मेडिसिन एंटीपायरोटिक कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है एंटीसेप्टिक। ये क्या होती है? ये प्रतिजैविक दवाई यहाँ पर होती है ना, कोई कट फट गया है, स्किन कट गई है, जल गई, तो उसमें हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। सो एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल हो सकता है, आइबुप्रोफेन यहाँ पर हो सकता है, ये तो बहुत कॉमन मेडिसिन है जो यूजुअली हम लोग इसमें पेन किलर वगैरह में लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दर्द को कम करती है। अगला देखिएगा, बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है तो आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग यहाँ पर करोगे। और सेडेटिव्स जो होती है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है, सेडेटिव्स बेसिकली बोल सकते हैं ना कि शांति प्रदान करती है, मन को शांति, जस्ट लाइक स्ट्रेस को कम करती है। ठीक है, व्यक्ति को शांत यहाँ पर करती है, निद्रा अवस्था में लेकर आती है, ताकि व्यक्ति कैसा हो जाए? काम हो जाए। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सी दवा बुखार को कम करने के काम में आएगी? तो बुखार को कम करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक्स यहाँ पर ले लेंगे। पैरासीटामोल एक कॉमन एग्जाम्पल है। कौन सी दवा एलर्जी के इलाज के लिए उपयोग की जाती है? तो एलर्जी के इलाज में आप जो लेते हैं एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन लेते हैं। अब एंटीहिस्टामाइन में कौन कौन हो सकती है? सैडिरिजिन यहाँ पर हो सकती है, लोरोडाडाइन यहाँ पर हो सकती है ना। ये सब हिस्टामाइन जो हार्मोन होता है उसको बढ़ने से रोकती है, उसको रिलीज होने से रोकती है। बेसिकली आपकी बॉडी आपको बचाना चाहती है, तभी वो किसी इन्फेक्शन के प्रति क्या करती है? आपकी बॉडी से हिस्टामाइन हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फिर आप एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन लेते हो ताकि इन्फेक्शन से भी बचो और हिस्टामाइन हार्मोन रिलीज होना भी बंद हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होगा? एंटीसेप्टिक के रूप में आप किसको यूज करते हो? आयोडीन को यूज कर सकते हो। ठीक है, कटे फटे घाव वगैरह पे आप इसको लगाते हो। ठीक है, ताकि संक्रमण से बच सको। शांतिदायक दवाएं सेडेटिव के रूप में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो अगर अपन देखें, पैरासीटामोल नहीं, एमोक्सिल यहाँ पर हो सकता है नहीं, एस्पिरिन होगा नहीं, इसमें केवल एक ही ऑप्शन बचा है डाइजेपाम करके। डाइजेपाम बेसिकली चिंता को कम करती है, स्ट्रेस तनाव को कम करके और नींद लाने में मदद करती है, स्लीपिंग पिल्स जिसे आप कहते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? अगर हाई बीपी है ना, तो जितनी भी हम लोग बोल सकते हैं कि रक्तचाप नियंत्रक दवाएं हैं उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मधुमेह के इलाज के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है बेसिकली, और उसी के नाम पर ये दवा भी है, जो मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा स्तर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, मानसिक विकारों के इलाज के लिए, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर यदि होते हैं तो उसके इलाज के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाएगी? ठीक है, जो भी मनोवैज्ञानिक दवाएं होती है, जैसे ओल्जापाइन यहाँ पर हो गया, सीजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार, जितने भी प्रकार की ये बीमारियां होती है ना, इन सब के लिए हम लोग जो है मनोवैज्ञानिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो आपने नाम यहाँ पर सुना होगा, इन सब के लिए मनोवैज्ञानिक दवाएं होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। ओके, सो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।
ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतना सफिशिएंट है, बाकी कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछ रहा है। जस्ट लाइक कोई भी मेडिसिन उसने दे दी है ना, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एक मेडिसिन का नाम उसने पैरासीटामोल दे दिया, अब वो पूछेगा कि इसका आणविक स्ट्रक्चर बनाकर बताओ, तो उसका फिर पूरा आपको स्ट्रक्चर, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बनाकर दिखाना होगा। ठीक है, तो वो कुछ एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसमें डायरेक्टली देख लेंगे जो कॉमन मेडिसिन है उनका डायरेक्टली अपन स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक। ये हवा था हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी दिन में आपकी 2 बजे क्लास है, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट कोर्स में प्लस नॉन कोर्स वाले, वो सारे स्टूडेंट उसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी लाइव क्लास रहेगी 6 PM पर, उसमें हम लोग कुछ नए टाइप के न्यूमेरिकल्स और MCQs कंप्लीट करेंगे, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप पर चैट बॉक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।